Now the next section is predation. Okay, now predation is predator and prey relationships, जहाँ पे one is the hunter and the other is going to become the food for it. तो प्रिडेशन रिलेशनशिप में जनरली प्रेडिटर और प्रे में जनरली वी थिंक ऑफ द एनिमल्स ओनली, जैसे टाइगर एंड डियर, द टाइगर इज द प्रेडिटर एंड द डियर इज द प्रे, बट ऐसा नहीं होता है. इवन अ स्पैरो ईटिंग अ सिंपल सीड और अ इंसेक्ट इज ऑल्सो अ प्रेडिटर प्रे रिलेशनशिप, और अ डियर ईटिंग अ ग्रास इज ऑल्सो अ प्रेडिटर एंड अ प्रे रिलेशनशिप. ग्रेजर्स आर एनिमल्स जो पौधे खाते हैं, सो दे आर हर्बीवोर्स. तो दे आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रेडिटर्स. ये लाइन यहाँ पे इसीलिए क्लियरली लिखा है क्योंकि वो पौधों को खा रहे हैं. पौधे भी तो लिविंग क्रीचर है, उनको खा रहे हैं. तो पौधे भी अपने आप में एडेप्टेशंस लाते हैं ना, ताकि ग्रेजर्स उनको नहीं खा पाए. तो हर प्रे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और हर प्रेडिटर उसको खाने की कोशिश करता है. ओके, प्रेडिटर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि ये प्रेडिटर प्रे के पॉपुलेशन पे कंट्रोल रखते हैं. कैसे? अगर देर आर नो डियर्स इमेजिन, तो ग्रासेस पौधे बढ़ते ही जाएंगे. तो उनको खा के कम रखने का काम किसका है? इन हर्बीवोर्स का है. अगर हर्बीवोर्स को खाने वाले कार्निवोर्स नहीं रहे तो ये हर्बीवोर्स बढ़ते ही जाएंगे पॉपुलेशन में, और वो अगर ज़्यादा हो गए तो सारे पेड़ पौधे खा जाएंगे, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड. तो इनको हर्बीवोर्स को खाने के लिए कार्निवोर्स बने हैं इसीलिए नेचर में. तो वो उनको खा के पॉपुलेशन उनका कंट्रोल में रखते हैं ताकि नेचर में बैलेंस मेंटेन रहे. सो इस तरह से दे कीप ईच अदर्स पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल. सी विदाउट देम इट्स ऑब्वियसली प्रेडिटर्स नहीं रहेंगे तो प्रे स्पीशीज़ बहुत ही हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज दिखाएगा एंड इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी दिखाएगा. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल दे हैव गिवन इन एब्सेंस ऑफ फ्रॉग्स, अगर वो इंसेक्ट खाते हैं, फ्रॉग्स नहीं रहे तो व्हाट विल हैपन, लोकस्ट जो इंसेक्ट है उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा और ये इंसेक्ट प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करता है, एग्रीकल्चरल लैंड्स को डिस्ट्रॉय करता है, वहाँ के क्रॉप प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करता है. तो इसलिए फ्रॉग्स ज़रूरी है ताकि लोकस्ट का पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे. तो प्रेडिटर प्रे रिलेशनशिप बहुत ही ज़रूरी है इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए. बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स जो होते हैं, जहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोल करते हैं विदाउट एनी केमिकल्स, हम लोग इन्हीं मेथड्स को यूज़ करते हैं. प्रेडिटर प्रे रिलेशनशिप को समझ के ऐसे क्रीचर्स को वहाँ पे रखते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खा जाएंगे और पेड़ पौधों को बचा लेंगे. सो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स विच आर अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल मेथड में, these are based on the ability of predator and prey relationship only. Predator also help in maintaining species diversity in a community. बराबर है, वो प्रे को खा के वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ वहाँ पे मेंटेन रखता है ना, क्योंकि एक टाइप का पॉपुलेशन नहीं रहेगा तो नेचुरली दूसरे टाइप के पॉपुलेशन के लिए या कम रहेगा, तो दूसरे टाइप के पॉपुलेशन के लिए खाना अवेलेबल है तो वो भी सर्वाइव कर जाएगा वहाँ पे, इसलिए डाइवर्सिटी मेंटेन रहेगा. सो कंपटीशन को कम मिनिमम रखता है. एंड जो दो सेम टाइप की प्रे स्पीशीज़ है, सपोज डियर्स है और सांबर है, दोनों का खाना एक ही टाइप का है, तो लायन टाइगर्स इन दोनों वैरायटी की स्पीशीज़ को थोड़ा थोड़ा हंट करके इनके पॉपुलेशन को बैलेंस रखते हैं और वैरायटी मेंटेन रखते हैं. देन वरना उनके बीच में ही इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा डियर और सांबर्स के बीच में ही, बिकॉज दे शेयर द सेम टाइप ऑफ फूड एंड हैबिटेट एंड एवरीथिंग. देन जब कोई एग्जॉटिक स्पीशीज़ एक्सीडेंटली उस एरिया में, जोग्राफिकल एरिया में आती है, इंटेंशनली लाई जाती है, जैसे अभी वी ट्राई टू इंट्रोड्यूस some different plants or different animals in a particular type of habitat, maybe just for entertainment, for show, that is, या फिर there is a reason कि वो ज़्यादा productive है. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, वो एग्जॉटिक स्पीशीज़ इन्वेजिव बन जाती है, वो वहाँ पे स्प्रेड होने लगती है. अगर एडजस्ट हो गई तो रैपिडली मल्टीप्लाई होती है, और वहाँ पे अगर नेचुरल प्रेडिटर्स नहीं उनको खाने के लिए, क्योंकि वो किसी और हैबिटेट से आए हैं, तो शायद यहाँ के प्रेडिटर्स को आदत नहीं उनको हंट करने का, तो व्हाट विल हैपन इज़ कि ये जो नई स्पीशीज़ है वो इतनी स्प्रेड हो जाएगी कि नेटिव जो लोकल स्पीशीज़ है उनको बढ़ने नहीं देगी. तो दिस इज़ लाइक again they are harming the existing species, and plus predators इनको नहीं खा पा रहे हैं तो ये ज़्यादा ही फैलती जाती है. इसलिए प्रेडिटर प्रे रिलेशनशिप होना बहुत ही ज़रूरी है इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए. एग्जाम्पल उन्होंने दिया है ज़ीब्रा मसल. ना ज़ीब्रा मसल मतलब सीपी, उसको ज़ीब्रा सीपी मसल बोला है क्योंकि उस ज़ीब्रा जैसा उस पर थोड़ा शेडेड स्ट्राइप्स होता है. दिस इज़ सीन इन द इंटरटाइडल जोन ऑफ नॉर्थ अमेरिका. Now what do you mean by the intertidal zone? That is ऐसा रीजन सी शोर पे जो हाई टाइड होता है तो पानी के नीचे जाता है और लो टाइड होता है तो पानी वहाँ से हट जाता है तो लैंड जैसा बन जाता है. ऐसे जोन्स में ये सीपियाँ रहती हैं. ये
नॉर्थ अमेरिका में इन्वेजिव बन गई है, वहाँ पे उनका ब्रीडिंग कुछ ज़्यादा ही होने लगा है, ठीक है। देन इंटरनेट में फ्रेंड में उन्होंने बोला है नेम द इन्वेजिव स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया। तो ऐसे तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो अपने आप गलती से आए हैं, एक्सीडेंटली आए हैं, जैसे द कांग्रेस ग्रास या पार्थेनियम स्पीशीज़ का वो ग्रास जो गलती से गेहूं के सीड्स के साथ आ गया था फॉरेन कंट्री से इंडिया में। गेहूं का कल्टीवेशन तो नॉर्थ इंडिया में बढ़ाने के लिए गेहूं बाहर से इंपोर्ट किया गया था, बट उसके साथ ये पार्थेनियम ग्रास का पोलन्स भी आ गया, एंड वो तो नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ ईस्ट से लेके वेस्ट ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड हो गया, बिकॉज ये पोलन्स हवा से स्प्रेड होते हैं और जिधर भी सेटल होते हैं वहाँ पे इजीली ग्रो हो जाते हैं। सो दिस इज़ लाइक एन एक्जॉटिक स्पीशीज़ विच केम एक्सीडेंटली, वेयर एज द गेहूं का एक्जॉटिक स्पीशीज़ तो हमने इंटेंशनली लाया था। देन बहुत सारे दूसरे प्लांट्स हैं जो हम लोग इंडिया में लाए गए हैं सो दैट व्हाट वी से कि वो यूज़फुल है, जैसे हाइब्रिड काउ, हम लोग एक्जॉटिक काउज लाते हैं ज़्यादा मिल्क देने के लिए फॉर सो इस तरह से बहुत सारे आई कैन सी कि एनिमल्स और प्लांट्स हैं। देन अदर एग्जाम्पल्स आई कैन टेल यू ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। इन्वेजिव स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया, टोटल 173 स्पीशीज़ ऑफ एलियन प्लांट्स हैं जो इंडिया में आ चुके हैं, मतलब आउटसाइडर। कैसिया यूनिफ्लोरा है, लैंटेना कैमेरा है, पार्थेनियम स्पीशीज़ का मैंने एक एग्जांपल तुमको दिया। फिर टोटल एनिमल स्पीशीज़ कितनी है इंडिया में जो बाहर से लाई गई है या आई है, 157 स्पीशीज़ है इन्वेजिव, जैसे अफ्रीकन एप्पल स्नेल है, पपाया मीलीबग है, तो ये एप्पल स्नेल एप्पल प्लांट्स को ख़राब कर रहा है, पपाया मीलीबग पपाया कल्टीवेशन को ख़राब कर रहा है, फिर कॉटन मीलीबग कॉटन प्लांट्स को ख़राब कर रहा है। अमेजॉन कैटफिश ये यहाँ के लोकल फिशेस का फूड खा जाता है, तो नेचुरली इट इज़ अ कॉम्पिटिटर फॉर देम। तो इस तरह से ऐसी बहुत सारी स्पीशीज़ है जो बाहर से लाई गई है, मे बी फॉर अ डिफरेंट पर्पज़, बट नाउ समटाइम्स दे ब्रीड सो मच दैट दे बिकम अ प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके, देन सो उनको कम करने के लिए हमको प्रेडिटर्स का ही ज़रूरत है। इफ़ अ प्रेडिटर इज़ बट अनदर, अभी ये एडवांटेज हमने देख लिया प्रेडिटर्स का, व्हाट इज़ अ डिसएडवांटेज। प्रेडिटर अगर ओवर एक्सप्लॉइट करता है उसके प्रे को, मतलब हद से ज़्यादा खा लेता है और उनको ख़त्म कर देता है प्रेस को वहाँ से, देन प्रे वहाँ से एक्सटिंक्ट भी हो सकता है, तो स्पीशीज़ में भी लॉस्ट ऑल्सो। एंड उसके बाद तो प्रेडिटर भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगेगा क्योंकि उसको उसका खाना नहीं मिलेगा, उसने उसका सारा खाना ख़त्म करवा लिया है। So this is the reason why predators in nature are prudent. Prudent मतलब they are acting or showing care and thought for the future. The predators are not selfish. You can see lions and tigers hunt only जितना उनको चाहिए, हद से ज़्यादा hunt नहीं करते। In fact, unfortunately, human is the only one जो जमा करके रखता है इतना हद से ज़्यादा कि वो सभी चीज़ों को imbalance कर देता है। नेचर में जो प्रेडिटर नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, दे हंट ओनली व्हेन दे वांट, दे टेक ओनली दैट मच हाउ मच दे नीड, उतना ही लेते हैं फ्रॉम द नेचर। सो दे आर वेरी प्रूडेंट, दैट मीन्स दे आर वेरी थॉटफुल फॉर देयर फ्यूचर्स। ओके, दे बैलेंस द इकोसिस्टम, दे डोंट ट्राई टू इम्बैलेंस इट विद अ पर्पस। देन प्रे स्पीशीज़ जो होता है, दे हैव ऑल्सो इवॉल्व वेरियस डिफरेंसेस खुद को प्रेडिटर से बचाने के लिए, ताकि उनका पॉपुलेशन भी बना रहे। तो इट इज़, इसको बोलते हैं एवोल्यूशनरी आर्म्स रेस। जैसे वॉर के लिए वेपन्स एक कंट्री डेवलप करती है तो दूसरा कंट्री भी डेवलप करता है, वरना वो इक्वली कम्पीट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से। वैसे ही एवोल्यूशन में प्रेडिटर जैसे इवॉल्व होते हैं इनको हंट करने के लिए, जैसे प्रेडिटर के पास नाखून है, दांत है, ताकत है, मसल पावर है या स्पीड है, तो वैसे ही प्रे के पास भी स्पीड है खुद को बचाने के लिए, या कोई और तरीके हैं खुद को बचाने के लिए। तो इन तरीकों को बोलते हैं एवोल्यूशनरी आर्म रेस, मतलब जैसे रेस में है वो डेवलप कर रहे हैं उनको। बेटर कैमोफ्लॉजिंग एक तरीका है जहाँ पे वो खुद को कंसील कर लेते हैं, छिपा लेते हैं। कैमोफ्लॉज करना मतलब छिपा लेना। दे ब्लेंड विद द सराउंडिंग्स, ओके, आजू बाजू की चीज़ों जैसा कलर या शेप ले लेते हैं। देन फास्ट स्पीड ऑफ एस्केप, जैसे डियर इज़ अ फास्ट रनर तो इट कैन एस्केप फ्रॉम इट्स प्रेडेटर। देन सम स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स जो होते हैं वो तो ऐसे कलर्ड होते हैं, क्रिप्टिकली कलर्ड होते हैं, मतलब मिस्टीरियस वे में उनका कलर होता है कि वो कैमोफ्लॉज हो जाते हैं। अगेन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम फ्रॉम द सराउंडिंग। जैसे वो स्टिक इंसेक्ट होता है, वो स्टिक की तरह, टूटी घास की लकड़ी की तरह ऐसे दिखता है, एंड वो इतना पतला और ऐसे घास की टूटी लकड़ी, छोटी सी लकड़ी की तरह ही दिखेगा, बट इट इज़ एन एक्चुअली इंसेक्ट। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ कैमोफ्लॉजिंग ना, वो एनवायरनमेंट में घुल मिल जाता है कि उसको प्रेडेटर इजीली पकड़ ना सके।
देन बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनका लीफ जैसा विंग्स होता है एंड अलग अलग अपीयरेंस है, या फिर कलर उनका ऐसे होता है कि वो छिप जाते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इन योर स्कूल डेज द मॉथ. ओके, मॉथ इज़ अ टाइप ऑफ बटरफ्लाई, नहीं बट बटरफ्लाई जैसा ही इंसेक्ट है. तो वो ग्रे मॉथ्स और ब्लैक मॉथ्स का स्टोरी जो लंदन में हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन के वक्त, पहले तो ब्लैक मॉथ्स और वाइट ग्रे मॉथ्स में से ब्लैक मॉथ्स हंट होते थे, क्योंकि घास के ऊपर झाड़ के बार्क के ऊपर वो ग्रे मॉथ ब्लैक मॉथ्स इजीली दिखते थे. फिर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो सूत जमा होने लगा बार्क ऑफ द ट्री पे, तो ब्लैक मॉथ्स छिपने लगे और वाइट या ग्रे मॉथ्स दिखने लगे, तो वो हंट होने लगे. तो कलर हेल्प्स इन कैमोफ्लॉजिंग, वी ऑल नो दिस. सो मोनार्क बटरफ्लाई उनको बोला गया है, उनको मॉथ्स बोला गया है. फिर मोनार्क बटरफ्लाई का एक एग्जांपल है. मोनार्क बटरफ्लाई खुद को कैसे बचा लेता है प्रेडिटर से, तो उसका अपना ही एक अलग तरीका है. उसका लार्वल स्टेज में जब वो बेबी फॉर्म में होता है, वो कुछ ऐसे झाड़ के पत्ते खाता है जो टॉक्सिक है. उसके लिए टॉक्सिक नहीं है, बट वो उसकी बॉडी में ऐसा एक केमिकल बनाते हैं कि अगर अडल्ट लाइफ में भी उसको कोई, या लार्वल स्टेज में भी उसको कोई बर्ड खाने की कोशिश करेगा, तो वो बर्ड उसको खा नहीं पाएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी गिविंग अ बैड टेस्ट. ओके, तो दिस इज़ हाउ इट बिकम्स डिसटेस्टफुल टू द प्रेडिटर बर्ड्स बिकॉज ऑफ द केमिकल प्रेजेंट इन इट. और ये केमिकल भी उसने कब एक्वायर किया, तो कैटरपिलर स्टेज में. तो कितना स्पेशलिटी है, देखो हाउ दे हैव स्पेशलाइज्ड देमसेल्फ, और वो पॉइजनस वीड्स को खा के ही करता है. देन यहाँ पे यू कैन सी दिस इज़ द मोनार्क बटरफ्लाई. बहुत ही ब्यूटीफुल कलरिंग पैटर्न्स है उसके, लेकिन ये कलर्स वो अपने प्रेडिटर्स के लिए एक डेंजर सिग्नल जैसे दिखाता है. ठीक है, तो अगेन दैट इज़ हेल्पिंग इट to protect itself. Then next is even for plants also, हर्बीवोर्स उनके लिए प्रेडिटर जैसे है. तो प्लांट्स भी अपने आप में कुछ एवोल्यूशन दिखाते हैं. मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस, या केमिकल डिफरेंस मतलब अंदर अपने कुछ ऐसे केमिकल्स बना लगे, जैसे जो गम्स रेजिन्स एंड ऑल हम लोग बोलते हैं ना प्लांट में बन रहे हैं, वो प्लांट के लिए वेस्ट है, या प्लांट उससे ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है जिसको खा के हर्बीवोर को तकलीफ होगा, इसलिए हर्बीवोर अवॉइड करेगा उसको खाने के लिए. फाइन. देन अनदर मॉर्फोलॉजिकल चेंज में हम बात कर सकते हैं थॉर्न्स का. कांटे जो कैक्टस या एक्केसिया प्लांट अपने ऊपर बनाता है, कांटे बनाने का उसका दो मोटिव्स है. एक तो लीव्स को ट्रांसफॉर्म करता है थॉर्न्स में, तो ट्रांसपीरेशन कम होएगा, तो वाटर लॉस कम होएगा. एंड अगेन इन कांटों की वजह से एनिमल्स इनको कम खाएंगे, तो उसके लिए एक डिफेंस जैसा बन जाएगा. Many plants produce and store chemicals inside them. इन प्लांट्स को खाने से हर्बीवोर्स खुद को सिक फील करते हैं, इसलिए वंस दे फील दिस, वो अपनी स्पीशीज़ को जनरली वो एनिमल्स समझ जाते हैं, और नेक्स्ट बाकी एनिमल्स ऐसे पौधों को नहीं खाएंगे. फिर व्हेन केमिकल्स प्रोड्यूस दे आर ईटन, दे इनिबिट समटाइम्स. वो कभी कभी वो केमिकल्स है ना सिर्फ बैड टेस्ट नहीं देते, वो हर्बीवोर को किल भी कर सकते हैं, उसका डाइजेशन ख़राब कर देंगे, और उसका रिप्रोडक्शन भी ख़राब कर सकते हैं, तो वो एनिमल स्पीशीज़ ही मरने लगेगा. ओके, कैलाट्रोपिस ग्रोइंग इन अबेंडेंट फील्ड्स. अबेंडेंट फील्ड्स मतलब जो फील्ड्स खाली पड़ी है, उसमें कैलाट्रोपिस जो ग्रो होता है, जैसे हाईली पॉइजनस प्लांट है, उसके अंदर एक ऐसा केमिकल है कार्डियक ग्लाइकोसाइड करके है, जो अगर कंज्यूम कर लिया तो इट कैन लीड टू हार्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो. एक्चुअली हार्ट एज अ हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए मेडिसिन के तौर पे ह्यूमन्स ने इसको यूज़ करना शुरू किया है, मॉडिफाइड फॉर्म में ऑब्वियसली, बट देन अगेन इट कैन बी टॉक्सिक टू द एनिमल्स इफ दे कंज्यूम दिस कैलाट्रोपिस प्लांट. ओके, सो जनरली कैटल्स जो होते हैं वो कैलाट्रोपिस, या गोट्स जो होते हैं जो ब्राउजिंग एनिमल है, वो इन कैलाट्रोपिस को खाते नहीं हैं. नाउ ब्राउजिंग और ग्रेजिंग ये दो वर्ड्स आए यहाँ पे, इफ़ यू सी इन द टेक्स्ट बुक. सो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेजर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय ब्राउजर्स? दोनों भी घास फूस खाते हैं, हर्बीवोर्स ही है. ग्रेजर्स जो है दे फीड ऑन व्हाट वी कैन से ग्रास लाइक प्लांट्स, एंड ब्राउजर्स जो होते हैं वो थोड़े बड़े प्लांटेशन श्रब्स वगैरह खा सकते हैं. ठीक है, पत्तियाँ खाते हैं, उनको ब्राउजर्स बोलते हैं. देन यू कैन सी यहाँ पे दिया है वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस जो प्लांट से निकाले जाते हैं कमर्शियल स्केल पे, जैसे निकोटीन है, कैफीन है, क्यूनिन है, स्ट्रिचनिन है, ओपियम है. ये सब प्लांट से हम लोग एक्सट्रैक्ट करके दवाइयाँ बनाते हैं, या दूसरे ड्रग्स जैसे बनाते हैं. ये सब एक्चुअली प्लांट्स के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, जो प्लांट क्यों बनाता है एज अ डिफेंस अगेंस्ट द ग्रेजर्स एंड द ब्राउजर्स. ओके, तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू प्रिडेशन. बस
प्रिडेशन में